इतनी तादाद में जो तलबा है वो सबके सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं जा सकती। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का यकीनन इसी वजह से मेरिट भी हाई होता है। अब जब ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं तो फिर दुकानदारी चमक जाती है उन लोगों की जो बड़े बड़े इश्तिहारात लगा के तो डिग्रीज़ की लूट सेल लगा देती है, निकलती है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में दो चीज़ें हमें लाजमी देखनी चाहिए। एक, यूनिवर्सिटी HEC की वेबसाइट पे रिकग्नाइज्ड ही नहीं है तो फिर भले उसका 400 मुरब्बों पे भी कैंपस हो ना तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप उनसे एक्चुअल क्लासेस और लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरीज, उन फैसिलिटीज़ का जिनका वो जिक्र कर रहे हैं एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें। कि एक सेमेस्टर की जो पहले सेमेस्टर की जो एक क्लास है उस एक क्लास में कम से कम 10 मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। आप STC जाएं, आप डिबेट बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे मुकर्रर हैं, आप डिबेट बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे शायर हैं, आप शायरी की बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे मजमून नवीस हैं, आप उस पे अप्लाई करें। राइटर की बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे एक्टर हैं, आप उसकी बेस पे अप्लाई करें। ड्रामा बेस पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उस्मान सिद्दीकी कहते हैं और इस वक्त आप मुझे मेरे डिजिटल चैनल्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो तमाम उन तलबा तालबात के लिए, तमाम उन वालिदैन के लिए बहुत अहम है कि जिनके बच्चे और वो तलबा तालबात जो कि सेकंड ईयर के बाद फर्दर आगे जो ग्रेजुएशन है या BS है या इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड्स में जाना चाहते हैं। आज के इस पूरे प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि सेकंड ईयर के बाद किन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया जाए, किस डिग्री को ज्वाइन किया जाए। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है शुरू से लेकर आखिर तक। इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पर्सनैलिटी मौजूद है। मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। एजुकेशन की फ़ील्ड में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सालों से ये एक बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर चीज़ों पे। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ इस वक्त अयान सद्दू साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बेहद शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपके पास एक छोटी सी चीज़ हम लोग लेके हाजिर हुए हैं और वो ये है कि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के आने के बाद हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ चौकों पे, मुख्तलिफ़ शाहराहों पे, मुख्तलिफ़ इदारों की फ्लेक्सीज़ और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट लगी होती है और उस एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा होता है कि मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ में, मुख्तलिफ़ फील्ड में आप इतने परसेंटेज ऑफ पे एडमिशन लें। तो आप ये गाइड कीजिएगा कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से अपना इदारा चूज़ करें और किस तरीके से अपना प्रोग्राम चूज़ करें। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। ये इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पे बात करने के लिए आपने मुझे दावत दी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। बात ये है कि सबसे पहला जो पड़ाव होता है सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आने के बाद वो ये होता है कि आपने एडमिशन लेना है और एडमिशन अब आपका बिल्कुल लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। किसी भी तालिब इल्म के लिए ये टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि अब जो डिग्री वो चूज़ करने जा रहा है, अब जो प्रोग्राम वो ऑप्ट कर रहा है, वो प्रोग्राम उसे सारी ज़िंदगी साथ लेकर चलना है। यहाँ पे चूक नहीं होनी चाहिए। बड़ा अहम मरहला है। अब आते हैं कि करना क्या चाहिए। तलबा जो हैं सबसे पहले तो अपने रुझानात को देखें, अपनी फ़ील्ड को देखें। वालिदैन के दबाव में आकर करने वाली डिग्री, उससे आप एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट या आप कह लें कि एक मीडिया प्रोफेशनल या जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बन तो जाएंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि क्या आप उस पर कामयाब भी हो सकेंगे। मेरा ये मानना है कि हर वो शख्स कामयाब होता है जो अपनी मर्ज़ी का काम करता है। इसलिए तलबा के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उन्होंने करना क्या है। सबसे पहले तो ये है कि अब देखें, जैसे रिज़ल्ट आ गया, अब रिज़ल्ट आने के बाद एक प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं तमाम तलबा को ये मशवरा दूंगा कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अपना रुख करें। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने प्रोग्राम्स वहाँ पे तलाश करें, उन डिपार्टमेंट्स में जाएं और वहाँ पे अप्लाई करें। नंबर 1।
लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ये आता है कि इतनी तादाद में जो तलबा है वो सबके सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं जा सकते। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का यकीनन इसी वजह से मेरिट भी हाई होता है। अब जब ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं तो फिर दुकानदारी चमक जाती है उन लोगों की जो बड़े बड़े इश्तिहारात लगा के तो डिग्रीज़ की लूट सेल लगा देती है। माजरत के साथ ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डिग्रीज़ की लूट सेल लग जाती है और उसमें फिर ये होता है कि तलबा को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ ऑफ़र्स दी जाती हैं, बड़े स्लोगन्स दिए जाते हैं, फ़लाँ हो जाएगा फ़लाँ हो जाएगा, और आपको यही लग रहा होता है कि यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टर कदीर साहब वाली सीट तो मेरी है। ख्वाब दिखाए जाते हैं। ख्वाब दिखाए जाते हैं। इन्हीं ख्वाब पे तो सर हम बात करना चाह रहे थे कि जिस वक्त हम उन इदारों में जाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती हैं, स्टूडेंट्स को एक इन्वायरमेंट दिखाया जाता है, शीशे की टेबलें दिखाई जाती हैं, फीमेल्स दिखाई जाती हैं, फिर उनको कैफेटेरिया दिखाया जाता है, फिर उनको गार्डन्स दिखाए जाते हैं, लॉन दिखाए जाते हैं, उनको लाइब्रेरीज़ दिखाई जाती हैं, उनको लेबॉर्ट्रीज़ दिखाई जाती हैं। लेकिन एट द एंड होता क्या है? ये इसी टॉपिक पे तो हम बात करना चाह रहे थे, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हम आपके पास आए हैं। यही बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि दिखाया तो बहुत कुछ जाता है लेकिन वो कॉस्मेटिक इतनी खूबसूरत होती है कि बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है। वो बेसिकली कॉस्मेटिक होती है। अच्छा, अब कॉस्मेटिक क्या है? मतलब किराए पे ले ली जाती है बिल्डिंग, बड़ी शानदार एक बिल्डिंग ले ली जाती है जिसमें लॉन्स भी हों, जिसमें पार्क्स भी हों, जिसमें लाइब्रेरीज़ भी हों, जिसमें लेबॉर्ट्रीज़ भी हों। वो सब का सब एक सेट की हद तक महदूद होता है, ठीक है। और जैसे ही एडमिशन उनके क्लोज़ होते हैं या उनका सीट्स जो है वो फिल हो जाती हैं या वो अपनी डिज़ायर के मुताबिक सीट्स को कैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर ना वो आपको लॉन मिलता है, ना वो आपको पार्क मिलता है, और ना ही आपको उस तरह का कैफेटेरिया मिलता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे लाहौर में जो इस तरह खुली हुई हैं कि वो चंद कमरों पे महदूद है, ठीक है। दिखाया यही जाता है कि जी हमारा कैंपस जो है ना वो फ़लाँ इलाके में इतने एकड़ पे फैला हुआ। सर ओरिएंटेशन में बहुत कुछ दिखाया जाता है। मैं आपसे वही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ख्वाब दिखाए जाते हैं, बाद में ब्लफ किया जाता है, धोखा दिया जाता है उन जज्बात को जो एक तालिब इल्म लेके आता है या उसके वालिदैन उसके बारे में सोचते हैं। उन ख्वाबों के साथ खेला जाता है। सारी की सारी ज़िंदगी उस बच्चे की तबाह की जाती है सिर्फ अपने चंद पैसों की खातिर, सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए। वो बच्चा कितनी देर आपको फ़ीस दे लेगा? एक सेमेस्टर दे लेगा, 2 सेमेस्टर दे लेगा, उसके बाद क्या होगा? वो फेड अप हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि आपको फिर सड़कों पे एहतजाज होता नज़र आता है, मेरा हक दो, हमें डिग्री दो, हमें ये करो। भाई इसमें मैं समझता हूँ कि ख्वाब दिखाने वाले का शायद उतना कसूर नहीं होता, 50% साथ देखने वाले का भी होता है। सर हमने ये देखा है कि फिरोजपुर रोड पे गार्डन टाउन के मकाम पे या गार्डन टाउन के मकाम से पीछे काफ़ी एडमिशन ऑफिस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा, निजी इदारे हैं, उनके एडमिशन ऑफिसेज़ हैं। बच्चे वहाँ पे अपनी फ़ीस जमा करवा देते हैं, उसके बाद ओरिएंटेशन जो है वो किसी गाँव में जाके होती है। सर ये क्या माजरा है? मैंने आपसे जैसे क्योंकि इर्द गिर्द सारा गाँव है, उस गांव के सेंटर में एक यूनिवर्सिटी है जी। ये क्या माजरा होता है? अच्छा, वैसे मैं आपसे जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि दिखाने के लिए जो सुहाने ख्वाब होते हैं, यहाँ पे एडमिशन ऑफिस खोलने का मकसद ये होता है कि आपने अट्रैक्ट किया स्टूडेंट को कि आपके हम करीब तरीन हैं। अच्छा, एक दफ़ा हम अपनी वो कह लें कि जहमत को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हम नहीं जाते हैं उनके एक्चुअल कैंपस में। एक्चुअल कैंपस उनका उधर ही है, लेकिन हम ये भूल रहे होते हैं कि अभी तो हम अपना ये जो 50-100 रुपए का बाइक का पेट्रोल बचा रहे हैं, अगर ये हम लगा लें एक दफ़ा, अगले 4 साल हमने उधर जाना है, ठीक है ना। एक दिन का पेट्रोल तो हम बचा लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगले 4 साल फिर हम खज्जल हो रहे होते हैं रास्ते में। वो जिस तरह मैं आपसे अर्ज़ करूं, आज से कोई 10 या 12 साल पुरानी बात है तकरीबन, तो एक यूनिवर्सिटी के कैंपस जाना हुआ। रात को जब वहाँ से वापसी पे निकले तो रास्ते में हमें कुत्ते पड़ गए। अच्छा, बाकायदा वो ऐसी बियाबान जगह पे था, ऐसी वीरान जगह पे था कि भाई
सोचने पे मजबूर हो गए, यहाँ से निकलने वाली बच्चियाँ जो हमारी बेटियाँ हैं जो यहाँ एजुकेशन के लिए आई हुई हैं, जब वो यहाँ से रात को निकलती होंगी तो वो कितनी सेफ़ है, सेफ्टी मेजर्स उनके लिए क्या क्या कर रही है। यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? यूनिवर्सिटी आपको फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाने की नहीं ले रही है। आप अपना फ़ीस का वाउचर पढ़े तो उसमें सिक्योरिटी फ़ीस भी शामिल होती है जी। वो सिक्योरिटी उनका अपने एडमिशन वाली अलग होती है, साथ जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की फ़ीस रखी होती है वो अलग होती है, वो अलग है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी यहाँ मौजूद है। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर में निकलते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर में दो चीज़ें हमें लाजमी देखनी चाहिए, दो चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि अगर एक यूनिवर्सिटी HEC की वेबसाइट पे रिकग्नाइज्ड ही नहीं है तो फिर भले उसका 400 मुरब्बों पे भी कैंपस हो ना, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने उस बिल्डिंग को, उन दीवारों को सिर्फ देखना या छूना नहीं है, वहाँ आपका मुस्तकबिल है। आपने वहाँ से मुस्तकबिल के लिए तैयार होकर निकलना है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप उनसे एक्चुअल क्लासेस और लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरीज, उन फैसिलिटीज़ का जिनका वो जिक्र कर रहे हैं एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। अच्छा, इसमें भी खैर माजरत के साथ हमारे यहाँ 2 नंबरियाँ काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी विज़िट करने से आपको कुछ तसल्ली। अच्छा सर, अभी लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर किया था कि नाल पे एक यूनिवर्सिटी वाक़ई थी जिसका डायरेक्टर जो है वो इंतकाल कर गए थे, और वो डायरेक्टर शायद प्रेशर में आके इंतकाल किया था। उसका भी यही सीन था कि तमाम तर तुलबा जो थे वो कोई 7वें सेमेस्टर में था, कोई 8वें सेमेस्टर में था, और एट द एंड HEC ने ये कहा था हम तो डिग्रीज़ नहीं देंगे आपको। फिर जिस कैंपस के साथ वो मुंसलिक थे, मेन कैंपस, वो उन्होंने भी हाथ उठा दिए थे कि हम आपको डिग्री नहीं देंगे। तो इस बीच वो जो फर्स्ट सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक बच्चा आया है, उसका और उसके वालिदैन का क्या कसूर है? उसका यकीनन कोई कसूर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो जो प्रोफेसर साहब जिनकी वफ़ात हुई वो उनकी गैरत का मुजाहरा था, क्योंकि एक उस्ताद का ये काम होता है कि वो अपने बच्चे को बेहतरीन फ्यूचर दे, ठीक है। अगर वो बेहतरीन फ्यूचर इदारे के सेठों की वजह से तंगी में आ रहा है ना, तो यकीनन ये काम ख़राब है, यकीनन ये काम ख़राब है। और वहाँ पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं, वहाँ रहने वाले जो असातिज़ा हैं, अखलाकी तौर पे तो उन्हें वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमारी वो यूनिवर्सिटीज़ जो अफिलिएशन ना होने के बावजूद अपने प्रोग्राम्स को चला रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये जानते बूझते कोई शख्स वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे टीचिंग कर रहा है, तो वो खिलवाड़ कर रहा है अपनी अगली नस्ल से, जो कि मेरा ये मैसेज होगा अपने उन तमाम कोलीग्स के लिए, अपने उन तमाम भाइयों के लिए, उन तमाम रिस्पेक्टेबल फ़ीमेल टीचर्स के लिए भी, कि वो ऐसे काम ना करें। अच्छा सर, जिन तुलबा का सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होता, उनका किसी भी वजह से उनका एडमिशन रुक जाता है, परसेंटेज का मसला आ जाता है, मेरिट का इशू आ जाता है, तो अगर उनके वालिदैन के पास इतने पैसे भी हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन जो है वो अपने बच्चों को दिलवा सकें, तो जो फील्ड सिलेक्शन है और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन है, इस बारे में ज़रा देखने वालों को गाइड कीजिएगा कि इदारे के मुतालिक और फील्ड के मुतालिक क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। उस्मान साहब, इसमें ना मैं आपके ना इस सवाल के 2 हिस्से हैं, ठीक है। इन 2 हिस्सों को मैं इस तरह लेके आता हूँ कि सबसे पहला हिस्सा है कि मेरिट पूरा ना होने की वजह से सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि अब आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। देखिए, फील्ड सिलेक्शन तो आपकी इम्पॉर्टेंट है अगर आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी जाना है तो भी, ठीक है। इसका मेरे पास सिर्फ एक जुमले का जवाब है, वो ये है कि मैं अपने रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए
मैं फील्ड की सिलेक्शन करूँ। और सेकंड इंस्टीट्यूट? सेकंड इंस्टीट्यूट की बारी आ जाती है। पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के तरीक़ेकार हम तलबा को नहीं बताते। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी में बैठे बाबू लोगों की भी कुछ मर्जियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। कुछ उसमें कोटा सिस्टम होता है जिसमें मैंने आपको और आपने मुझे ओब्लाइज करना होता है, ठीक है। इसलिए हम सही तरह से गाइडेंस नहीं देते। नंबर 1, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। हम ये सब तो जानते हैं कि स्पोर्ट्स का एक डिपार्टमेंट होता है और हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स को बड़ा मतलब माना जाता है, उस पर तवज्जो दी जाती है। बाकायदा जिम्नेजियम्स होते हैं, बाकायदा वहाँ पे पार्क्स और ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी होती है। लेकिन क्या हमने अपने इर्द गिर्द कितने % लोगों को देखा है कि वो स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए? बड़ा सवाल है। मैं अपने आपके तमाम व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक सेमेस्टर की जो पहले सेमेस्टर की जो एक क्लास है, उस एक क्लास में कम से कम 10 मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा। यानी जहाँ पे 40 तलबा ओपन मेरिट पे आते हैं, वहाँ 10 स्पोर्ट्समैन उस क्लास में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स बेस पे? स्पोर्ट्स बेस पे कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स होती हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। आप देखें, उसे अप्लाई करें, उसके बारे में सर्च करें। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे लाहौर में, कमोबेश 4-5 यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अलग है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ अलग है। लेकिन जो हमारी जनरल सोशल साइंसेज और साइंसेज की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करें, आप देखें, वहाँ जाके पूछें। मैंने फिर वही बात की आपसे कि ये चीज़ ऑटो पे नहीं होगी, इसे मैनुअली देखें, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। अच्छा, जब कोई गाइड ही नहीं करता स्पोर्ट्स बेस एडमिशन पे, तो वो 10 एडमिशन जो आप बता रहे हैं जी मिनिमम, वो कहाँ जाते हैं 10 बच्चे? मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कुछ बाबू लोगों की मोनोपोलीज होती हैं। अच्छा, यानी हर इदारे में करप्शन है? ज़रूर। देखें, हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ चाहते ना चाहते हुए हमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी मिल जाती हैं। अभी ये मौका नहीं है उन पर बात करने का, कभी दोबारा मौका मिला तो इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए रहते हैं, उनके वालिदैन के लिए रहते हैं, तो स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई करें। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट टीचर सेंटर मौजूद है, ठीक है, जिनको STC के नाम से याद किया जाता है। आप STC जाएं, आप डिबेट बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे मुकर्रर हैं, आप डिबेट बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे शायर हैं, आप शायरी की बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे मजमून नवीस हैं, आप उस पे अप्लाई करें। राइटर की बेस पे? राइटर की बेस पे अप्लाई करें। आप अच्छे एक्टर हैं, आप उसकी बेस पे अप्लाई ड्रामा करें। बेस पे? ड्रामा बेस पे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के ये एडमिशन्स हैं, इनके फॉर्म्स कहाँ से मिलते हैं? इनके फॉर्म्स आपको एडमिन ऑफिस से मिल जाते हैं या ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं? नहीं, इनके फॉर्म्स अब मोस्टली ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। लेकिन मैं फिर अपने तलबा को ये कहूँगा कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जाएं, फिजिकली जाएं, उस स्टूडेंट टीचर सेंटर के एडमिन ब्लॉक से वो प्रॉस्पेक्टस खरीदें। देखें सर, ये 300 रुपये, 500 रुपये या 800 रुपये जो भी एक प्रॉस्पेक्टस की प्राइस है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप वो लाखों रुपए फीस देने से बच जाते हैं। 4 साल ज़िंदगी जो आपने 4 साल में ज़ाया करने हैं, जो अगली आपका कैरियर भी आपको कंफर्म नहीं है कि पता नहीं होना भी है कि नहीं होना। ये डिग्री मेरी बाद में वेरीफाई भी होगी या नहीं होगी, आप इस डाउट में अगली सारी ज़िंदगी नहीं गुजारते। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, लाजमी करें। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ऑप्शंस बनाएं। आप अपने मार्क्स देखें। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जिसके मार्क्स जो है वो 75% है प्री इंजीनियरिंग में, किसी भी उस पर आप ले लें, उसके 75% ओवरऑल इंटरमीडिएट में मार्क्स आए हैं। अब आप क्या करें कि आप देखें कि पिछले साल 75% के इर्द गिर्द कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे।
अब भी तकरीबन वहीं पे मेरिट रोटेट होगा, आप उसको सॉर्ट आउट कर लें, उसमें से अपना इंटरेस्ट तलाश करें। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें तमाम जो इदारे हैं पहले वहाँ पे विज़िट किया जाए। यकीनन मेरा ये मशवरा है कि तमाम तलबा, उनके वालिदैन एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जाएं, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहाँ जाके प्रोग्राम्स की लिस्ट लें, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, वहाँ से प्रोस्पेक्टस खरीदें, वहाँ मेरिट क्राइटेरिया, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग वहाँ बैठे होते हैं कैंप्स लगा के, जो गाइडेंस देते हैं आपको, आप उनसे मेरिट क्राइटेरिया लें, पिछले साल कितना मेरिट था, इस साल 2% ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 2% कम हो जाए, तो जो आपकी परसेंटेज है आप उस परसेंटेज के मुताबिक अपने मार्क कर लें कि मेरा इस भी फील्ड में हो सकता है, मेरा इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। फिर अपनी 4 प्रायोरिटीज़ बना लें, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, अगर यहाँ ना हुआ तो यहाँ चला जाऊँगा, यहाँ ना हुआ तो ये, और यहाँ ना हुआ तो ये, 4 से 5 प्रायोरिटीज़ बना लें। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर आऊँगा को करिकुलर्स पे। ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स बिल्कुल नहीं है, ये को करिकुलर्स है। ये बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसे आप ये कहें कि ये फजूल है, आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे वैसे लोग जिनके मार्क्स नहीं आते, वो इन्हीं सीटों पे आते हैं। सर, एक तो कोटा सिस्टम हो गया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, एम्प्लॉय का जो कोटा है वो एक अलग होता है, फिर उसके अलावा टीचर कोटा एक अलग है, बिल्कुल ठीक है। इवन माली जो है उसके भी बेटे का कोटा एक अलग होता है, अगर उसके मार्क्स भी नहीं है फिर भी उसको कोटा बेस पे एडमिशन मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स बेस पे गाइड क्यों नहीं किया जाता तलबा को? आप ये देखिए कि वो लोग, भले वो माली हों, भले वो वाइस चांसलर हों, वो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं और वो सिस्टम को जानते हैं। अब मेरे मोहल्ले में एक करियाने की दुकान चलाने वाला यूनिवर्सिटी के सिस्टम को नहीं जानता, जी बिल्कुल, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं वो कि उनका बेटा, उनकी बेटी पढ़े। अच्छा, ये भी बताइएगा देखने वालों को कि प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी भी रजिस्टर्ड है, प्रोग्राम भी रजिस्टर्ड है जी। अब अगर एडमिशन्स की बात की जाए, HEC ने कहा 100 एडमिशन करने हैं, यूनिवर्सिटी 200 करती है, वो 100 बच्चा कहाँ जाता है? ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने बड़ी 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 तल्ख बात होने लगी है, लेकिन हमने हफ्ते को अगर हमें शिकार करने से मना फरमाया गया था तो हमने नालियां बना के मछलियों को वहाँ कैद कर लिया था और पकड़ हमने इतवार को ली थी। तो ये दूसरी तरफ हम अगर देखें तो यही काम हम कर रहे हैं, मछलियों को घेर के ले आते हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं, 7वें 8वें सेमेस्टर तक ले आते हैं, 7वें 8वें सेमेस्टर तक लेके आते हैं, उनको बड़ा शानदार ख्वाब दिखाते हैं और 8वें सेमेस्टर में आके हम कहते हैं कि जी बाय बाय टाटा, आप घर जा सकते हैं, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। वो 4 साल की इन्वेस्टमेंट भी, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आपकी ज़िंदगी तबाह होती है। अच्छा सर, मुझे ना लास्ट पे एक सबसे अहम बात है, वो ये है कि HEC वेरीफाइड डिग्री और HEC अनवेरीफाइड डिग्री, इसमें डिफरेंस क्या है, ये ज़रा गाइड कीजिएगा। जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, बेसिकली देखने वालों को ये बताइएगा कि जो HEC एक इदारा मौजूद है, ये किस हद तक अहमियत रखता है ये डिग्री की सर्कुलेशन में, और अगर कोई डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज ना हो तो उसकी वैल्यू क्या है? रद्दी रद्दी रद्दी। देखें, एक डिग्री, एक इदारा आपके मुल्क ने कायम किया जो सरकार के अंडर चलता है, हायर एजुकेशन कमीशन। ये वो कमीशन है जो इस चीज़ का तयन करता है कि आपकी डिग्री, आपकी जो ये मार्क्स हैं वो अप टू द मार्क है या नहीं। वो डिग्रीज इशू करने की अथॉरिटी रखता है।
वो यूनिवर्सिटीज़ को ऑथराइज्ड करता है कि आप ये काम करें और उसके बाद आप बच्चों को एक डिग्री अता करें, एक सनद अता करें। अब क्या होता है कि हम AGC की तरफ देखते ही नहीं हैं, हम तो देख रहे हैं बड़ी बड़ी चमचमाती हुई बिल्डिंगों को। जी यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं। और बेसिकली जो मेजोरिटी है स्टूडेंट्स की सेकेंड ईयर के बाद इतने मैच्योर नहीं होते और उनको यही लग रहा होता है कि जो डिग्री है वो ये इंस्टीट्यूट देगा, लेकिन डिग्री तो HEC ने इशू करनी है। डिग्री HEC ने इशू करनी है। और जहाँ तक मैं आपको उस्मान साहब आपकी तस्हीह करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर वो मैच्योर नहीं है तो उनके वालिदैन मैच्योर हैं। सर वालिदैन को तो बेचारों को पता ही नहीं है सर, उनके असातिज़ा मौजूद है। सर आम आदमी आवाज़ किस तरह से उठाएगा? सर हमारे इदारे आम आदमी क्योंकि देखा ये गया कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो जिन मालकान के होते हैं उनके तो असर रसूख बड़ी दूर तक हैं, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ उनका रिलेशनशिप है। जो आम आदमी आवाज़ उठाएगा उस बेचारे का क्या बनेगा? देखें, हम जब एहतजाज करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? जब हम ये नारा लगाते हैं कि हमें हमारी डिग्री दो, हमें हमारा हक दो, हम क्या सोच के आते हैं? सर आज भी मार्केट में बेशतर तलबा ऐसे हैं जो बगैर डिग्री के हैं, बगैर डिग्री के मौजूद। और अगर किसी को डिग्री मिली भी हुई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से तो वो HEC रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। मेन सवाल मेरा ये भी है, HEC क्यों रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा? वो आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक बरतानिया की फ़ेक यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आया था जिसमें एक बहुत बड़ा हमारा इदारा जो है वो मतलब उस बेनकाब हुआ था और हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो वहाँ के ग्रेजुएट और PhDs और वो मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी थे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमारी मार्केट में मौजूद हैं। आम आदमी जब निकलता है ना अपने हक के लिए एहतजाज करने, तो सिर्फ सड़क को ब्लॉक करना और मुझे और आपको पब्लिक को परेशान करना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि प्रॉपर फोरम तक हमारी आवाज़ जा सके। अच्छा, अब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि फोरम मेरे पास मौजूद है, मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ, मैं HEC को लेटर लिख सकता हूँ, मैं FIA को बता सकता हूँ, मैं NAB को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे पब्लिक की एक, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे मज़ीद अपने देखने वालों के लिए आसान कर दूं, जब एहतजाज करना होगा तो मैं अकेला सड़क पे निकल के नारेबाजी तो नहीं करूँगा। मैं अपने साथ उन लोगों को लेके निकलूँगा जो 10, 20, 50, 100 लोग होंगे जो मेरी तरह मुतासरीन होंगे। एक पूरा ग्रुप होगा, एक पूरा ग्रुप होगा। अब अगर वही ग्रुप अपने हकूक़ के लिए कोर्ट में रिट दायर कर दे और नीचे अपने साइन करे और अपने फ्यूचर के लिए बाहर निकले, तो क्या कोर्ट एक्शन नहीं लेगी? सर ये देखने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, इनको आप क्या मैसेज देंगे एट द एंड लास्ट पे? मैं सबसे आखिर में अपने तमाम देखने वालों को, तमाम तलबा को ये मैसेज दूंगा कि बेटा ये ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला है। इस फ़ैसले पे आपकी सारी ज़िंदगी बेस करेगी और इसी को बेस बनाते हुए आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए तगोदो करें, मेहनत करें, ख़ुद से तलाश करें, ढूंढें और बराए मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ मुर्द इल्ज़ाम उन माफियाज़ को मत ठहराएं और उनका आलाकार मत बने, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इदारे में चले जाते हैं बेटा जो फ़ेक होता है तो आप वहाँ एडमिशन नहीं ले रहे बल्कि उन माफियाज़ की सहूलतकारी कर रहे हैं। इसलिए सहूलतकारी से बचें और जाने अनजाने में इस गुनाह के मुर्तकब ना हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। एडमिशन्स ओपन है, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और जाके देखें, ख़ुद विज़िट करें, कोशिश करें कि आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए, ना हो प्राइवेट सेक्टर में आए, ज़रूर आएँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी हमने अपने इस प्रोग्राम में जिनका जिक्र किया है उनको एक दफ़ा मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया अयान साहब आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये थे अयान साहब जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और बड़े सालों से ये एजुकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ते हैं और बड़ा एक्सपोजर है इनका एजुकेशन की फ़ील्ड में। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम तर देखने वालों को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम पेरेंट्स को हम यही मैसेज देना चाहेंगे बतौर टीम
कि जिस वक्त आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं तो जो डिस्कशन इस प्रोग्राम में हुई है, इन तमाम तर पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें, तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखें और इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि आपका कमाया हुआ पैसा हलाल का पैसा है, ठीक है। उसको आप बचाएं, उसको आप ज़ाया होने से बचाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगी ज़ाया होने से बचाएं और छानबीन के और बड़ी बड़ी एहतियात के साथ एडमिशन लीजिए और जो फ़ेक इदारे हैं उनसे महफूज रहिए। यहाँ पे अपने मेज़बान उस्मान सिद्दीकी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।